तो दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव आए दिन होता ही रहता है। लेकिन बीते कुछ महीनों से यह टकराव और बढ़ता नजर आ रहा है। और खास तौर पर तब जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलेजियम सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए। तो दोस्तों, कोलेजियम शब्द सुनने में आपको टेक्निकल वर्ड जरूर लगेगा, लेकिन इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से यह तय होगा कि हमारे यानी आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था यानी न्यायपालिका को कौन और कैसे चलाएगा। तो अगर कोलेजियम को मैं शॉर्ट में कहूँ तो कोलेजियम वो सिस्टम है जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां और तबादले किए जाते हैं। कोलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है, सरकार इन पर विचार करती है। अगर सरकार को इन नामों में कुछ पर आपत्ति है तो वो इसे कोलेजियम को पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। लेकिन उन्हीं नामों की सिफारिश कोलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना ही होगा, यानी सरकार का काम केवल सुझाव देना है। इसके चलते सरकार उन नामों पर अपना जवाब देने में देरी करती है जिन नामों पर उन्हें आपत्ति है। तो दोस्तों, ये विवाद शुरू हुआ कुछ महीनों पहले जब कोलेजियम की तरफ से भेजे गए 21 नामों में से 19 नाम सरकार ने वापस भेज दिए। भेजे गए नामों में कुछ को छोड़कर सभी नामों से केंद्र को आपत्ति थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य थी। इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी नियुक्तियां अधर में लटकी रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान सामने आया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी अधिनियम को रद्द कर दिया और इस पर चर्चा भी नहीं की गई। और इसके बाद किरेन रिजिजू ने कोलेजियम सिस्टम पे गंभीर सवाल उठाए। बीते कुछ दिनों पहले कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर यह भी सुझाव दिया कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। कानून मंत्री रिजिजू के अनुसार इससे 25 साल पुराने कोलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही भी आएगी। लंबे समय से यह बहस समय समय पर उठती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को चुने जाने की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में परिवारवाद होता है, यानी ऐसे लोगों को चुने जाने की संभावना ज़्यादा होती है जिनके जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर पदासीन होते हैं। तो दोस्तों, इतनी बार नाम ले लिया मैंने कोलेजियम का, तो कोलेजियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कोलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह होता है। ये 5 लोग मिलकर ये तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और ये सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकती है। उस वकील को किसी न्यायालय में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की नज़रों में एक योग्य अधिवक्ता होना चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कोलेजियम सिस्टम की सलाह पर ही होती है। संविधान के अनुच्छेद 217 में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वह मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद नियुक्त करेंगे। यहाँ परामर्श की अलग अलग व्याख्याएं भी की गई हैं। 1981 का पहला जज केस एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार का मामला था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि सरकार चाहे तो सीजेआई की सिफारिश को खारिज कर सकती है। इसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और यदि किसी नाम को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका में सहमति नहीं बनती तो सरकार का अंतिम निर्णय मान्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आगे अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217(1) में परामर्श शब्द का सहमति नहीं है। सन 1993 में न्यायालयों में रिक्तियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रथम न्यायाधीश का मामला एक बार फिर से 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। यह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑफ ऑनर रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार का मामला था। इस बार खंडपीठ ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए प्रथम न्यायाधीशों के मामले को पलट दिया। इसे द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है। इसी फैसले के बाद कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217(1) में लिखे गए परामर्श शब्द का सहमति है। सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की शुरुआत साल 2014 से ही शुरू हो गई थी, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए सरकार बनी। केंद्र सरकार 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की जगह अब एनजेएसी के प्रावधानों के तहत काम हो। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस और 2 अन्य विशेषज्ञ शामिल हों। 2 विशेषज्ञ का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल को करना था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। इसके साथ साथ संसद को यह अधिकार भी दिया गया कि यह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम भी बना सकती है। वहीं 1 साल बाद अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को वरीयता देने की बात कही गई है और सरकार का इस पर दखल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
2 महीने से सिस्टम ठप है, सरकार फाइलों पर बैठी है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया हताश हो रही है। सरकार को जमीन के कानून का पालन करना होगा। हमें न्यायिक आदेश देने पर विवश न करें। सरकार कोई भी ये नहीं चाहेगी कि उनका जजेस के अपॉइंटमेंट में एकाधिकार जो है उसमें किसी और की भागीदारी हो। और यूपीए सरकार के जाने के बाद जब एनडीए सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी, तो सबसे पहला जो उन्होंने एक बड़ा संवैधानिक कदम उठाया वो कोलिजियम के सिस्टम को समाप्त कर एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का था। और ये बात बिल्कुल सही है कि उस कदम को उठाने में सरकार के साथ पूरा विपक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के कोलिजियम को एलियन बताने वाले बयानों पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये नहीं होना चाहिए था।